आज का टॉपिक एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के सीसी 8 से है, नॉन अलाइनमेंट या गुटनिरपेक्षता। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे आरंभ हुआ, उसकी भूमिका कैसी रही और उसकी सार्थकता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। जैसा कि हम जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व जो था वो दो भागों में बट गया था। एक खेमा जो था उसका नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका कर रहा था और दूसरा साम्यवादी गुट का नेतृत्व रूस कर रहा था। शीत युद्ध के दौरान दोनों जो गुट थे, दोनों में इतनी तनातनी थी कि उस समय ऐसा माहौल था कि अगर उस तनातनी को कम न किया जाए तो तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना बन रही थी। ऐसे में एक भी गलत कदम विश्व को भयानक तबाही की ओर धकेल सकता था। ऐसे माहौल में एशिया और अफ्रीका में कई देश स्वतंत्र हो रहे थे और उनके सामने यह प्रश्न था कि वे किस गुट की तरफ बढ़ेंगे या किस गुट का साथ देंगे। ऐसे माहौल में भारत ने एक तीसरी शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया और जो नए स्वतंत्र देश थे उन देशों ने इन दो शक्तियों में सम्मिलित न होकर अपनी एक पृथक नीति अपनाई और जिसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा घाना के क्वामे क्रुमाह को माना जाता है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आरंभ में इन नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हीं के प्रयासों से 1961 में 25 सदस्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए और इसका पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हर 3 साल के बाद ऐसा तय किया गया था कि हर 3 साल के बाद आयोजित किया जाएगा। अब बात आई कि इसे तीसरे मोर्चे या थर्ड वर्ल्ड की संज्ञा क्यों दी गई। आरंभ में गुटनिरपेक्ष देशों की कुल आबादी विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 1/3 थी, इसलिए इसे तीसरे मोर्चे एवं थर्ड वर्ल्ड की संज्ञा दी गई। आरंभ के समय गुटनिरपेक्षता के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 25 थी, वही आज विश्व के 120 देश से अधिक देश इसके सदस्य हैं, जिनकी आबादी विश्व की कुल जनसंख्या का 51% है। इसके अतिरिक्त यह संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यह 120 की संख्या जो है वह 2012 के अनुसार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा था, गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। इसका अर्थ है जहां तक हो सके तथ्यों को सैन्य दृष्टि से न देखना, या चाहे कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता है, परंतु हमारा दृष्टिकोण स्वतंत्र होना चाहिए तथा सारे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। अगर आप याद कीजिएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूंजीवादी गुट के जो अमेरिका के नेतृत्व में जो पूंजीवादी गुट था, उसने भी कई सैन्य संधियां की थी और वो साम्यवाद को रोकना चाहते थे। उसी के विपरीत जो सोवियत संघ था, जो साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, उसने भी अपने साम्यवाद के प्रसार के लिए सैनिक गुटों का सहारा लिया था। अमेरिकी गुट के उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, नाटो को देखिए, और जो सोवियत गुट था उसकी सैन्य जो संधियां थी वो वार्सा पैक्ट के रूप में देखी जा सकती हैं। अब हम जब गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं तो गुटनिरपेक्ष क्या है और क्या नहीं है, बहुत सारी बातों से कई जो टर्म्स हैं या बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे कि गुटनिरपेक्षता को जोड़ा जाता है, लेकिन स्वॉजनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता
को कैसे बताया कि कैसे ये इन शब्दों से भिन्न है या इन कॉन्सेप्ट से भिन्न है। गुटनिरपेक्षता के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे तटस्थता, तटस्थतावाद आदि। जॉर्ज स्वाज़नबर्गर ने इस प्रकार 6 शब्दों का उल्लेख किया है। अलगाववाद। अलगाववाद का अर्थ ऐसी नीतियों का समर्थन करना है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहे, जबकि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है केवल सैनिक संधियों का या शीत युद्ध से दूर रहना, न कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। दूसरा जो टर्म है वो है अप्रतिबद्धता। अप्रतिबद्धता या गैर वचनबद्धता का अभिप्राय है कि इन्हीं 2 शक्तियों के समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध न होने की राजनीति। तटस्थता। तटस्थता से अभिप्राय है युद्ध से अलग 2 राष्ट्रों में से किसी का भी के साथ संलग्न न होना। तटस्थीकरण या तटस्थता का अर्थ है तटस्थ रहने वाले राज्यों का राजनीतिक तथा वैधानिक स्तर, जैसे स्विट्जरलैंड का स्तर। स्विट्जरलैंड का आप उदाहरण ले सकते हैं, वो एक तटस्थ राष्ट्र है। एक पक्षवाद। एक पक्षवाद से अभिप्राय है एक पक्षीय जोखिम भरी निर्णय लेने वाली नीति, बिना इस बात का ध्यान किए कि अन्य देश ऐसा करते हैं या नहीं। और अंत में है निर्लिप्तता। ये यहाँ गलती हो गया है, निर्लिप्तता होगा नॉन इन्वॉल्वमेंट। निर्लिप्तता या असंलग्नता से अभिप्राय है विभिन्न विचारधाराओं तथा शक्तियों के मध्य संघर्ष से दूर रहना। ये सभी शब्द गुटनिरपेक्षता से भिन्न अर्थ रखते हैं, इसलिए उसके समानार्थी नहीं हैं। गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। जहां तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों की बात है तो बेलग्रेड के शिखर सम्मेलन में, जो कि 1989 में हुआ था, उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कुछ उद्देश्यों का उल्लेख किया गया, जो है वर्चस्व की भावना पर आधारित पुरानी विश्व व्यवस्था के स्थान पर स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और सर्व कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करना। दूसरा, शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से शांति, निरस्त्रीकरण और विवाद के समाधान के प्रयासों को जारी रखना। तीसरा, विश्व की आर्थिक समस्याओं, विशेषकर असंतुलित आर्थिक विकास का प्रभावशाली और स्वीकार्य समाधान ढूंढना। चौथा, औपनिवेशिक या विदेशी वर्चस्व तथा विदेशी अधिग्रहण के अधीन रहने वाले सभी लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार और स्वतंत्रता का समर्थन करना। पांचवा, स्थायी और पर्यावरण की दृष्टि से ठोस विकास सुनिश्चित करना। छठा, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना। सातवां, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और प्रभाव में मजबूती लाने के लिए सहयोग देना। तो ये थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य, जो कि बेलग्रेड शिखर सम्मेलन जो 1989 में हुआ था, उसमें इन उद्देश्यों की बात की गई थी। अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहला सम्मेलन 1 सितंबर 1961 को, 1 सितंबर 1961 को बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। दूसरा काहिरा मिस्र में हुआ था। इसी प्रकार से 2 स्लाइड्स में लिस्ट है। और जो 18वां शिखर सम्मेलन था वह 25 अक्टूबर 2019 को बाकू अजरबैजान में हुआ था। तो ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुए थे, आपके लिए ये लिस्ट है, जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको आता है कि अब आपसे पूछा जाएगा कि 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 7वां शिखर सम्मेलन आप देखिए नई दिल्ली में हुआ था, इसलिए मैंने आपको ईयर और जगह का नाम दोनों दिया हुआ है। ये 7वां शिखर सम्मेलन वास्तव में तेहरान में होना था, लेकिन चूंकि ईरान और इराक के मध्य उस समय युद्ध चल रहे थे, इसलिए इस शिखर सम्मेलन को भारत में किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में आप डिटेल में बुक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत संक्षेप में आपको बतलाया गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने 50 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने वैसे जो संघर्ष कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, साम्राज्यवाद से बाहर आने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उन देशों की बहुत मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप एशिया व अफ्रीका के तमाम देश स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति समाप्ति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त
इसने नवोदित राष्ट्रों के मध्य एकता व सहयोग बढ़ाने, विश्व मंच पर उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने, गुटों से दूर रहकर संघर्ष के क्षेत्र को कम करने तथा विश्व शांति को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब रही बात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना था। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा और देशों का यह समूह के प्रति आकर्षण कम होने लगा, क्योंकि चूंकि यह शीत युद्ध से जुड़ा हुआ था। और आपको जैसा कि याद है, सोवियत संघ का विघटन जो कि 1991 में हुआ, उसके बाद शीत युद्ध ही समाप्त हो गया था और विश्व जो था वो दो ध्रुवीय न होकर के एक ध्रुवीय होने लगा था। ऐसे में जो शीत युद्ध के माहौल में बना यह शुरू हुआ यह आंदोलन, ऐसा लगने लगा कि कहीं अपनी प्रासंगिकता तो नहीं खो देगा। लेकिन चूंकि हम इसको शीत युद्ध से जोड़ के देखते थे, इसलिए ऐसा लगने लगा था। दूसरी बात कि आंदोलन का उद्देश्य देशों के हितों की रक्षा करना था। हम भूलवश इसको केवल शीत युद्ध से जोड़ देते हैं। इसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य, राजनीतिक परिस्थितियां और मुद्दे बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शीत युद्ध खत्म हो गया है तो हमारी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। आज भी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए कि विश्व के राष्ट्रों को एकजुट होना आवश्यक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी है। क्यों है? परिदृश्य बदल गए हैं, स्थितियां बदली हैं और उसीलिए प्रासंगिकता भी एक तरह से बढ़ गई है। और कहिए, क्योंकि जो ऐसे राष्ट्र हैं, हम आज जो तीसरे विश्व के राष्ट्र हैं, उनको हम उनके आर्थिक विकास की बात करते हैं। उनमें हम बात करते हैं कि कैसे उनको उसे साउथ डायलॉग जो कहते हैं कि कैसे आर्थिक स्थिति पर आधारित देश, जो पिछड़े हुए देश हैं, उनका कैसे हम उनको आगे ला सकें। तो इसलिए आज उनकी प्रासंगिकता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न देशों के मध्य विवाद है। विश्व में गुटबाजी की वजह से कई क्षेत्रों में संघर्ष, जैसे मध्य पूर्व, खाड़ी देश, अफगानिस्तान, वहां पर आवश्यकता है। शरणार्थी समस्या रोहिंग्या और मध्य पूर्व में है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति है। आतंकवाद का मुद्दा, आज आप जानते हैं कि आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जो कि पहले इस तरह का नहीं था। आज से अगर देखिएगा, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो आतंकवाद का मुद्दा इतना बड़ा नहीं था जैसा कि आज है। नव साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक कूटनीति, ऋण जाल की राजनीति, आप जानते हैं कि बहुत से विकसित देश, जो विकासशील देश या अविकसित देश हैं, उनको कैसे ऋण दे करके उनको उसमें फंसा देते हैं और फिर बाद में उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वह साइबर हमले और अंतरिक्ष के प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा। विश्व के देशों में एक तरह से बहुत बड़ा कंपटीशन है, एक प्रतिस्पर्धा है कि वो कैसे साइबर हमले करें। आज तो जो कोविड-19 है उसको भी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के रूप में देखा जाने लगा है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही छोटा सा प्रेजेंटेशन था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ऊपर। पुस्तकों में काफी डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग वहां से पढ़िए और इसको आगे इस पर नोट बनाइए। धन्यवाद।